दृष्टि एस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख डेथ पेनल्टी इज नॉट द आंसर तथा द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख टफर इजंट बेटर के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पोक्सो अधिनियम 2012। हाल ही में दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों में लगातार हो रही वृद्धि से आम जनमानस से लेकर सरकार तक के सामने बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करने की चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ जहां बेटियों के लिए असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है, वहीं अभिभावकों के सामने उनके भविष्य को लेकर भी अनिश्चितता जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम यानी पोक्सो एक्ट में अधिकतम सजा मृत्यु दंड का प्रावधान कर एक अध्यादेश जारी किया है। आपको बता दें कि इस परिवर्तन से पहले इस कानून में अधिकतम सजा आजीवन कारावास ही थी। दूसरी तरफ राजस्थान के जोधपुर के एक कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आसाराम नाम के एक व्यक्ति को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब पोक्सो एक्ट के तहत किसी को ऐसी सजा मिली हो। इसी कारण लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम यानी पोक्सो एक्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए अब बताते हैं आपको कि वो कौन सी पृष्ठभूमि थी जिसमें पोक्सो एक्ट को लाने की जरूरत महसूस की गई। एक पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से महिलाओं पर अत्याचार का एक इतिहास रहा है, जबकि बच्चे अपनी अपरिपक्वता की वजह से लोगों की संकीर्ण मानसिकताओं के शिकार होते रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 1980 के दशक में दुष्कर्म के बहुत कम मामले दर्ज होते थे, लेकिन 1990 के बाद से इसमें तेजी से इजाफा होने लगा। वर्ष 1980 में जहां दुष्कर्म के 5000 मामले दर्ज हुए, वहीं 1990 में यह आंकड़ा 10,000 के पार हो गया। वर्ष 2009 में 21,000, जबकि 2011 में 24,000 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए। इसके अलावा बच्चों के व्यापार और नाबालिग बच्चियों को वेश्यावृत्ति के काम में धकेले जाने के मामले में इजाफा होता गया। वर्ष 2010 में जहां बच्चियों के व्यापार के 36 मामले दर्ज हुए, वहीं 2011 में यह बढ़कर 80 हो गया। इससे छोटी बच्चियों द्वारा वेश्यावृत्ति करवाने के मामले बढ़ते गए। बच्चों के साथ हो रहे इसी शोषण को ध्यान में रखते हुए एक विशेष कानून यानी पोक्सो एक्ट लाया गया। आपको बता दें कि इस कानून से पहले बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों का निपटारा भी इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी की अलग अलग धाराओं के अंतर्गत ही किया जाता था। लेकिन एक समस्या यह थी कि इसमें बच्चों के खिलाफ होने वाले अलग अलग प्रकार के यौन अपराधों के लिए धाराएं नहीं थीं। सबसे महत्वपूर्ण यह कि आईपीसी बालिग और नाबालिग पीड़ितों में कोई अंतर नहीं कर पाता है। इसी कारण बच्चों के लिए एक विशेष कानून की आवश्यकता महसूस की गई। आइए अब संशोधन से पहले पोक्सो एक्ट की महत्वपूर्ण धाराओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस कानून में 9 अध्याय और 46 धाराएं हैं और यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के सभी राज्यों में मान्य है। इस कानून की मुख्य बातें कुछ इस तरह हैं। धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की चर्चा है, जबकि धारा 4 में साफ तौर पर कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बालक या बालिका के साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश करता है तो ऐसी स्थिति में जुर्माने के साथ कम से कम 7 साल और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा से दंडित किया जाएगा। धारा 5 में गुरुतर लैंगिक हमला यानी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की चर्चा है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अधिकारी के पद पर कार्यरत होते हुए बालक या बालिका का यौन शोषण करने के साथ उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो यह गंभीर श्रेणी का अपराध माना जाएगा। ऐसे अपराधों के लिए धारा 6 में जुर्माने के साथ कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। धारा 11 में इस बात की चर्चा है कि यदि किसी बच्चे को कोई अश्लील शब्द पढ़ने को कहा जाता हो, कोई अश्लील आवाज सुनाई जाए या कोई अश्लील फोटो वगैरह दिखाई जाती है तो यह भी यौन अपराध की श्रेणी में आएगा। और धारा 12 में इसके लिए 3 वर्ष की सजा का जिक्र है। धारा 24 में इस बात का जिक्र है कि पीड़िता से पूछताछ थाने में नहीं की जा सकती और यह काम कोई महिला जांच अधिकारी ही कर सकती है। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि पीड़िता से पूछताछ वर्दी में नहीं की जा सकती।
साथ ही पीड़िता की पहचान गुप्त रखने की जिम्मेदारी भी पुलिस की ही होगी। धारा 28 में तेजी से केसों के निपटारे के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा एक विशेष कोर्ट की स्थापना की अपेक्षा की गई है। धारा 33 में इस बात की चर्चा है कि अदालत पीड़िता की गरिमा बनाए रखने के लिए न तो बार बार साक्ष्य के लिए बुला सकती है और न ही जांच के दौरान उसकी पहचान प्रकट कर सकती है। आइए अब इस एक्ट में हुए संशोधन के बारे में बात करते हैं। नाबालिग बच्चियों के साथ बढ़ रहे दुष्कर्म के मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने पोक्सो कानून के साथ साथ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी तथा दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी में भी कुछ संशोधन किए हैं। मूल पोक्सो एक्ट में फांसी की सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन जारी अध्यादेश में 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। 16 वर्ष तक की लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में कम से कम 20 और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मामले की जांच और ट्रायल को 2 महीने के अंदर खत्म करने की बात कही गई है, जबकि अनिवार्य रूप से 6 महीने में केस के निपटारे का प्रावधान किया गया है। साथ ही 16 वर्ष तक की लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने पर आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं देने की बात की गई है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अब मृत्युदंड के प्रभावों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि छोटी बच्चियों के साथ लगातार दुष्कर्म के बढ़ रहे मामलों के कारण सरकार ने फांसी की सजा का प्रावधान किया है, लेकिन हैरानी की बात है कि दुष्कर्मियों को सख्त सजा देने की वकालत करने वाले लोग भी सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। न केवल आम लोग, बल्कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी सरकार के इस फैसले को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया। दरअसल अपराध की गंभीरता को देखते हुए फांसी की सजा का फैसला स्वागत योग्य तो है, लेकिन देश में कानून के बढ़ते दुरुपयोग के मामले को देखते हुए एक प्रकार का डर भी पैदा करता है। इस बात की भी आशंका है कि एक निर्दोष व्यक्ति भी इस कानून का शिकार हो सकता है और यकीनन यह कानून की मूल संकल्पना के खिलाफ होगा। यह ऐसा ही है जैसा कि हाल ही में कानून के बढ़ते दुरुपयोग को आधार बनाते हुए SC/ST एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय ने भारी फेरबदल किया था। दरअसल इस मामले में एक प्रकार के शोध और अध्ययन की आवश्यकता है, जिससे यह पता चल सके कि कानून के प्रावधान सख्त कर देने से दुष्कर्म के मामले कम होंगे या नहीं। अगर मामलों में कमी के संकेत मिलते हैं, तभी इस प्रावधान की प्रासंगिकता बनी रह सकेगी। इसका एक उदाहरण भारत से ही लिया जा सकता है। दरअसल आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के लागू होने के बावजूद क्रूर बलात्कार के मामलों में साल दर साल कमी के बजाय इजाफा होता जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के मुताबिक जहां वर्ष 2013 में दुष्कर्म के 33,707 मामले दर्ज किए गए, वहीं वर्ष 2014 में 36,735 मामले दर्ज हुए। इतना ही नहीं, वर्ष 2015 के मुकाबले 2016 में बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामलों में 82% का इजाफा हुआ। रिपोर्ट की माने तो वर्ष 2015 में पोक्सो एक्ट के तहत जहां 10,854 मामले दर्ज हुए, वहीं 2016 में 19,765 मामले सामने आए। लिहाजा यहां कानून की गंभीरता अपराध को रोकने में नाकाम साबित प्रतीत हो रही है। इसके अलावा जिस गंभीर समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है, वो ये कि दुष्कर्म और हत्या के लिए अगर एक ही सजा का प्रावधान हो, यानी फांसी की सजा की व्यवस्था हो, तो इस बात का भी डर है कि अपराधी पीड़िता की जान लेने की भरसक कोशिश करेगा। लिहाजा ऐसी स्थिति में पीड़िता की जान जाने का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरी बड़ी समस्या जो हमारे सामने खड़ी है, वो यह कि NCRB की रिपोर्ट से एक चौंकाने वाला तथ्य उजागर हुआ है। वर्ष 2016 में बच्चियों के साथ दुष्कर्म के जितने भी मामले सामने आए, उनमें 94% मामलों में आरोपी पीड़िता के रिश्तेदार ही थे। लिहाजा फांसी की सजा के प्रावधान के बाद इस बात की भी आशंका है कि ज्यादातर मामले अब प्रकाश में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि आरोपी को फांसी होने की स्थिति में आपसी रंजिश के बढ़ने का खतरा और बढ़ जाएगा। जाहिर है कि पीड़िता का यह डर इंसाफ के रास्ते में एक रुकावट बनकर खड़ा हो जाएगा। इससे इतर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि लड़कियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले गंभीर अपराध हैं और इसके लिए गुनहगार को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर विभिन्न प्रकार का डर इंसाफ के रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है, तो ज़रूरी है कि हम अन्य विकल्पों के बारे में सोचें। लेकिन विभिन्न प्रकार के आशंकाओं की वजह से दोषियों को रियायत देना भी उस पीड़िता के साथ नाइंसाफी होगी, जिससे समाज में
एक गरिमामय जीवन जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उनसे यह अधिकार छीन लेते हैं। आइए अब समझते हैं कि कैसे कानून के क्रियान्वयन की समस्या न्याय के रास्ते में सबसे बड़ी बाधक है। सरकार ने पोक्सो एक्ट में संशोधन कर दुष्कर्म की सजा को सख्त कर दिया है, लेकिन हमें यह भी गौर करना चाहिए कि जमीनी स्तर पर कानून का लचर क्रियान्वयन ही हमारी सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या है। अगर मौजूदा कानून के तहत ही दोषियों को सजा देने की कोशिश ईमानदारी से की गई होती तो दोषियों के मन में एक प्रकार का भय जरूर पैदा होता और स्थिति इतनी गंभीर नहीं बन पाती। अक्सर कानूनों के प्रावधान सिर्फ कागजों में ही धूल फांकते रह जाते हैं और इंसाफ दूर की कौड़ी साबित होती है। एनसीआरबी की माने तो पोक्सो एक्ट के तहत केवल 18% मामलों में ही पीड़िता को इंसाफ मिल पाता है, जबकि दुष्कर्म के कुल मामलों में महज 30% केस में ही गुनहगार को सजा मिल पाती है। जाहिर है यही लचर क्रियान्वयन पोक्सो एक्ट में संशोधन के लिए भी जिम्मेदार है। निम्न स्तर की पुलिसिया कार्रवाई और अदालत की जटिल व लंबी प्रक्रिया न केवल पीड़िता के हौसलों को तोड़ देती है, बल्कि दूसरों के मन में एक प्रकार का डर भी पैदा करती है। यहाँ यह सवाल उठाया जाना चाहिए कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारा सिस्टम पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं हो पाया है। सत्ता पर काबिज रही अलग अलग सरकारों की काबिलियत पर भी एक बड़ा सवाल है कि अब तक नागरिकों को न्याय के लिए वर्षों नहीं बल्कि दशकों तक इंतजार करना पड़ता है। क्या यह मुमकिन है कि एक पीड़िता जो आर्थिक रूप से कमजोर है वह इंसाफ के लिए सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाए? क्या यह मुनासिब है कि एक नाबालिग पीड़िता अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण समय को करियर संवारने के बजाय उस इंसाफ को हासिल करने में लगाए जो अनिश्चितताओं से परिपूर्ण है? हमें समझना होगा कि जब सिस्टम पंगु बन जाता है तो वह गैर इरादतन तरीके से नागरिकों के हक के बजाय उनके खिलाफ काम करने लगता है। यकीनन उपरोक्त सवालों के जवाब ढूंढे बगैर न्याय और समानता जैसी संकल्पनाएं महज एक कोरी कल्पना साबित होगी। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल है, फांसी की सजा जहां मानव अधिकारों के समक्ष एक प्रश्न बना हुआ है, वहीं समाज में जघन्य अपराधों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाना सरकार की भी मजबूरी है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा उपयुक्त है? तर्क सहित आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।